हॉरर के मास्टरमाइंड जुंजी इतो की मांगा उजुमाकी को 5 साल से अडेप्ट किया जा रहा है। 3 साल पहले मैंने इसको पढ़ा था, वो भी परचेस करके, और मैं बहुत बड़ा हॉरर फैन हूँ तो मैं इसकी अडेप्टेशन के लिए काफी एक्साइटेड था। ये पहली बार था जब मैं एक ऐसी मांगा को अडेप्ट होते हुए देखता जो मैंने पहले से पढ़ रखी है। लेकिन जितने डिलेस हुए उसके बाद मेरी उम्मीद खत्म होने लगी कि पता नहीं एनिमे कभी देखने मिलेगा भी या नहीं। बट फाइनली इस एनिमे का पहला एपिसोड एडल्ट स्विम पर रिलीज हो चुका है एंड ओवर द इयर्स जो भी हमें टीजर्स, ट्रेलर्स एंड प्रमोशनल फुटेजेस में देखने मिला था उससे हमें हमेशा यही उम्मीद मिल रही थी कि whatever they are doing, it is going in the right direction. From the black and white manga-like animation approach to the eerie music, it looked and felt different than anything else. So now that the first episode is out, did it deliver it? Was such a long wait worth it? आइए देखते हैं। So we are officially entering the Halloween month and there is no other better time for us to enjoy जुंजी इतो's हॉरर क्लासिक उजुमाकी। एडल्ट स्विम पर इसके एपिसोड्स वीकली रिलीज होंगे, यानी कि पूरे हैलोवीन मंथ के एंटरटेनमेंट का जुगाड़ हो गया है, वाइब बना रहेगा। उजुमाकी का मतलब जापानीज में होता है स्पाइरल्स और इस मांगा का हॉरर पूरी तरह से इसी एक शेप पर बेस्ड है। जो लोग ऑलरेडी फेमिलियर नहीं हैं उनको प्लॉट के लिए बता देता हूँ। किरिए और उसका बॉयफ्रेंड शुइची एक छोटे और आइसोलेटेड टाउन कुरोजुचो में रहते हैं और एक आम जिंदगी जीते हैं। उस टाउन के लोग स्पाइरल्स से ऑब्सेस होने लगते हैं, जिसको शुइची अर्ली ऑन ही नोटिस कर लेता है, क्योंकि शुरुआत उसके बाप से ही हुई थी। जब ये ऑब्सेशन एक्सट्रीम हो जाता है और उसका बाप खुद को एक टब में बंद करके खुद को ही एक स्पाइरल बना लेता है, ब्रेकिंग हिज बोन्स, डैमेजिंग हिज इंटरनल ऑर्गन्स एंड डाइंग इन द प्रोसेस, और जब उसकी फ्यूनरल के धुएं से भी आसमान में एक ओमिनस स्पाइरल बन जाता है, तब शुइची को ये कंफर्म हो जाता है कि ये बस एक इंसान का ऑब्सेशन नहीं है बल्कि एक कर्स है जो इस पूरे टाउन को अफेक्ट कर रहा है। ये स्पाइरल्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को किन किन तरह से अफेक्ट करते हैं और क्या हमारे मेन कैरेक्टर्स इस कर्स को ब्रेक कर पाएंगे या इसको एस्केप करके इस टाउन से निकल पाएंगे, आगे की स्टोरी उस चीज को एक्सप्लोर करती है। इस मांगा में 20 चैप्टर्स हैं जो यूजुअली 32 पेजेस के होते हैं, जिनको केवल 4 एपिसोड्स में अडेप्ट किया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, क्या ये अडेप्टेशन डिलीवर कर पाएगी? मैंने इसका पहला एपिसोड देखा एंड उसको देखने के बाद मैं सर्टेनली एक चीज तो कह सकता हूँ that they were not lying in their promotional material. It is as good as they promised. ये एपिसोड मांगा के वाइब को काफी अच्छे से कैप्चर करता है, जिसमें एक सबसे अच्छा क्रिएटिव डिसीजन जो मैं बोलूंगा वो था कि इसको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना। मिस्टर कलर डायरेक्टर, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे थे इस एनिमे में? आपने किस बात का क्रेडिट और पैसा लिया है? जुंजी इतो के वर्क्स हालांकि अपने आप में काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड फैन फेवरेट्स होते हैं, बट फॉर सम रीजन उनको जब भी स्क्रीन पर ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाती है they lose their charm. बट यहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम जितना हो सके क्लोज टू ओरिजिनल बनाएंगे, इवन गोइंग टू सच लेंथ्स कि इसको पूरा मांगा वाला ही फील दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट में बना के, which sets it apart from any other anime. कहीं भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और तुम अंतर नहीं बता पाओगे कि वो पिक्चर एनिमे से है या फिर मांगा से। ऑल्सो जो सीन्स रिक्रिएट किए गए हैं एनिमे में, दे आर वेरी डिटेल्ड एंड ग्राफिक, just as they should be, and they are exactly like they were in the manga. नाउ अब बात कर लेते हैं मोशन की, क्योंकि एनिमे होता तो पिक्चर्स इन मोशन ही है ना। और ट्रेलर्स को देख के मेरा बस एक ही कंसर्न था, ये जो CGI जैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये ठीक डायरेक्शन है? एक्चुअली ये CGI नहीं है, ये है रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग एक एनिमेशन टेक्निक होती है जिसमें मोशन को रियलिटी के रेफरेंस से कैप्चर किया जाता है, क्वाइट लिटरली। आसान भाषा में ये ट्रेसिंग जैसा है कि मान लो तुमने किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली कुछ करते हुए एंड देन तुम उसको अपने एनिमेशन सॉफ्टवेयर में डाल के उसको ट्रेस कर लो फ्रेम बाय फ्रेम। इससे होता ये है कि मोशन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है, लेकिन इसकी एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं है, स्पेशली एनिमे में। उजुमाकी के एनिमेशन डायरेक्टर हैं हिरोशी नागाहामा, जिनका नाम रोटोस्कोपिंग के लिए काफी बदनाम है उनके एक और पॉपुलर वर्क आकू नो हाना या फिर फ्लावर्स ऑफ इविल की वजह से। एनिमे एज एन आर्ट फॉर्म कैन बी वेरी इमेजिनेटिव। ये तुमको पावर देती है वो चीजें करने की जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए यूजुअली वापस से रियलिटी ही अचीव करने की कोशिश करना उतना सेंस नहीं बनाता है। हमारे ब्रेन को एनिमेशन को एक सर्टेन वे में देखने की आदत पड़ चुकी है, इसको पता है कि ये एनिमेशन है, सच्चाई नहीं है। एंड इफ समथिंग एनिमेटेड लुक्स अ बिट टू रियल, तो हमारे ब्रेन में एक अनसेटलिंग सी फीलिंग ट्रिगर होती है जिसको नाम दिया गया है
अनकैनी वैली, जिसकी वजह से आई हैव टू से कि नागाहामा की रोटोस्कोपिंग टेक्निक इस एनिमे के हॉरर वाइब के लिए एक पॉजिटिव की तरह काम करती है, गिविंग व्यूअर्स अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग बाय जस्ट लुकिंग एट द कैरेक्टर्स एज दे मूव। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लस है इस एनिमे का म्यूजिक, जिसको कंपोज किया है कॉलिन स्टेटसन ने। इन्होंने ही हेरिडिटरी मूवी के लिए कंपोज किया था, जिसको वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज ऑफ ऑल टाइम में काउंट किया जाता है। कॉलिन मास्टर है माउथ इंस्ट्रूमेंट्स के, जैसे सैक्सोफोन, फ्लूट, फ्रेंच हॉर्न वगैरह वगैरह, और वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे यूज करते हैं तुम सोचोगे कि ये बंदा ये कर कैसे रहा है। वो मूवीज के अलावा भी जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं वो भी काफी डार्क और अनसेटलिंग होते हैं, और उनका बैकग्राउंड स्कोर उजुमाकी के लिए एकदम परफेक्ट है। उनका म्यूजिक इस अडेप्टेशन में एक की रोल प्ले करता है इस एनिमे के एनवायरनमेंट एंड वाइब को सेट करने में। सो राइट नाउ दिस एनिमे हैज एवरीथिंग गोइंग इन इट्स फेवर एक्सेप्ट मे बी द एपिसोड काउंट। 4 एपिसोड्स इसके लिए सच में कम है, और एपिसोड लेंथ भी तुम्हारी स्टैंडर्ड 22 मिनट वाली है। ऑल्दो फर्स्ट एपिसोड में ओपनिंग नहीं थी, बट स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मे बी अगर एपिसोड लेंथ सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा होती तो वो और सीन्स को अडेप्ट कर पाते, या फिर सीन्स के बीच के ट्रांजिशंस को थोड़ा स्मूथ कर पाते। एपिसोड बहुत जगह ऐसा फील होता है कि वो बहुत जल्दी इवेंट टू इवेंट मूव कर रहा है, नॉट गिविंग एनी रूम टू ब्रीथ। अभी कुछ हो रहा है और फिर रैंडमली कुछ और हो रहा है, जिनके बीच इतना कम टाइम होता है कि तुमको लगेगा सेम ही डे की बात है, थोड़ा सा ही टाइम बीता होगा, बट देन अभी तो एक कैरेक्टर वहां था, अभी अचानक से यहां आ गया, तो शायद ये अलग दिन की बात है। देयर मस्ट बी सम टाइम गैप। तो हाँ, 4 एपिसोड के लिमिटेड रन टाइम में इसकी पेसिंग काफी सफर कर रही है। लाइक दे कंप्लीटली स्किप्ड द फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ द मांगा, जिसमें किरिए शुइची के फादर को नोटिस करती है, जिसमें वो एक स्नेल के स्पाइरल को घूर रहा होता है। ये सीन तो चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट नाउ आई एम अ बिट कंसर्न्ड कि आगे पता नहीं वो क्या क्या स्किप करेंगे और किन चीजों को वो जल्दबाजी में अडेप्ट करेंगे। कीपिंग दैट असाइड, आई विल स्टिल से दैट इट इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिलहाल कुछ स्टोरीज को थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए उन्होंने स्टोरी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया है। वो मल्टीपल स्टोरी लाइंस को एक साथ सेटअप कर रहे हैं ताकि वो सब एक बार में कवर हो जाए और फिर वो फिनाले पे अच्छे से फोकस कर सकें। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ होप राइडिंग ऑन इट। वाइब तो अच्छी कैच कर ली है एंड एनिमे भी डेफिनेटली स्टैंड आउट कर रहा है। बस अगर वो स्टोरी के एसेंस को फिनाले के साथ डिलीवर कर पाए, देन डेफिनेटली इट विल बी सेलिब्रेटेड among anime and horror fans alike for the years to come. And that was the video. तुमको अडेप्टेशन कैसी लगी और किन किन फॉल एनिमे के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे भी अभी काफी सारे एनिमे चेकआउट करने हैं और उससे पहले मुझे पिछले सीजन की भी ओवरऑल एक रिव्यू वीडियो बनानी है, तो काम काफी है। चलता हूं मैं फिलहाल के लिए, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। हम वहां भी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। ओ हाँ, इंस्टाग्राम पे वैसे मिस्टर वाताशी के लेसन्स आने वाले हैं, छोटे वाले। स्टे ट्यून्ड। Bye bye.